हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर। दोस्तों पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, एक क्लास हम ले चुके हैं जिसमें हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट थे, इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने पढ़ा था, स्कीमा को हमने उसमें जाना था, स्कीम्स को हमने जाना था, उसमें संगठन को हमने जाना था, अनुकूलन को हमने जाना था और अनुकूलन की प्रक्रिया के जो 3 चरण थे, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, तीनों को हमने कंप्लीटली हमने जाना था। तो मतलब पिछली क्लास में हमने जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे सिद्धांत के उसको हमने पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को। तो आज का टॉपिक क्या हमारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। और आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, इस संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को जीन पियाजे ने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। नंबर 1 पर आती है संवेदीगामक अवस्था। कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, या बोल दीजिए इंद्रिय पेशीय अवस्था। इंद्रिय पेशीय अवस्था। और इस अवस्था का काल है 0 से 2 वर्ष। कितना है? अवधि कितनी है इसकी? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 वर्ष की। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष की अवधि इस अवस्था की होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 पर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष की। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष इस अवस्था की अवधि होती है। इसको स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसको जानते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। क्या ध्यान में रखने? इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि हिंदी में उल्टे पुल्टे नाम आ जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में हम समझ ही नहीं पाते उस लैंग्वेज को, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं हिंदी में। तो आपको इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान रखने। आपको बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी अवस्था आती है औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था की अवधि होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष। लगभग 11 वर्ष से 15 वर्ष इस अवस्था की अवधि होती है। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर आती है संवेदीगामक या बोल दो इंद्रिय पेशीय अवस्था, जिसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष की यह अवस्था होती है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेंसरी मोटर स्टेज।
दूसरी अवस्था आती है इनके सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि कितनी होती है 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है 2 से 7 वर्ष इस अवस्था की अवधि होती है। इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या बोल दो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या बोल दो ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यानी हिंदी में कोई सा भी नाम आ सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखना है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अवधि कितनी होती है इसकी 7 से 11 वर्ष की। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या बोल दो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में। और इसकी अवधि होती है कितनी 11 से 15 वर्ष। कितनी होती है अवधि इसकी 11 से 15 वर्ष की यह अवस्था होती है। तो मुख्य रूप से जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में डिवाइड किया है 4 भागों में डिवाइड किया है। अब एक एक करके कंप्लीटली इन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पर हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी अवस्था संवेदी गामक, या बोल दो इंद्रिय पेशीय अवस्था। नंबर 1 पर आती है हमारी संवेदी गामक अवस्था, या बोल दो इंद्रिय पेशीय अवस्था। 0 से 2 वर्ष इसकी अवधि होती है। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए इंद्रिय गामक अवस्था कौन सी होती है, क्या होती है ये संवेदी गामक अवस्था। संवेदी मीन्स हमारी संवेदनाएं, ज्ञानेंद्रिया जिनसे हम संवेदनाओं ग्रहण करते हैं। गामक मीन्स हमारी गामक क्रिया यानी शारीरिक क्रियाएं। अब इस अवस्था में कौन शारीरिक क्रिया करेगा 2 वर्ष के बालक को आपको ध्यान में रखना है। 0 से 2 वर्ष के बालक को आपको ध्यान में रखना है। तो 0 से 2 वर्ष में बालक कौन सी गामक क्रियाएं करेगा, कौन सी शारीरिक क्रियाएं करेगा, किसी वस्तु को उठाना छोड़ना, मुंह में लेना, फेंकना, तोड़ना, बस ये शारीरिक क्रियाएं बालक करता रहता है इस अवस्था में। तो संवेदी मीन्स संवेदनाएं और गामक मीन्स शारीरिक क्रियाएं। मीन्स इस अवस्था में बालक संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। तो बिल्कुल पहली विशेषता कौन सी होगी इस अवस्था की कि इस अवस्था में बालक संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। संवेदनाओं के माध्यम से शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बालक सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है। कौन सी अवस्था में संवेदी गामक अवस्थाओं में। संवेदना पिछले वीडियो में भी हमने जाना था संवेदना को। संवेदना क्या होती है बाह्य वातावरण से हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो क्या हमारी संवेदना है। क्या हमारी संवेदना है। संवेदना का अर्थ होता है महसूस करना। क्या होता है संवेदना का अर्थ महसूस करना होता है। हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, किसके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है 5 ज्ञानेंद्रिय होती है हमारी। तो देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, गंध के माध्यम से और स्वाद के माध्यम से हम जो कुछ भी बाह्य वातावरण से महसूस करते हैं, इनके माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो क्या हमारी संवेदनाएं है। क्या होती है हमारी वो संवेदनाएं होती है। संवेदना ज्ञान का प्रथम द्वार होती है, शिक्षा का द्वार होती है, शिक्षा की प्रथम सीढ़ी होती है, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी होती है क्या संवेदना। तो संवेदनाओं के माध्यम से बालक ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। कौन सी अवस्था में इंद्रिय गामक अवस्था में। इसके अलावा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है बालक। किसके माध्यम से शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। किसी वस्तु को उठाना, छोड़ना, ठीक है, फेंकना, मुंह में लेना, तो तोड़ना, ये सारी शारीरिक क्रियाएं बालक इस अवस्था में करता रहता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए हो और बाजार से कोई खिलौना बच्चे के लिए ले आए। कोई खिलौना आपको पसंद आ गया कि अपने बच्चे के लिए लेकर चलते हैं, तो बच्चे के लिए आप खिलौना लेकर के आ गए। अब बच्चा क्या करेगा उस खिलौने को इधर से देखेगा, उधर से देखेगा, उल्टेगा, पलटेगा, उठाएगा, गिराएगा, फेंकेगा, मुंह में लेगा, और थोड़ी देर बाद तो उसका ऐसा ऑपरेशन करेगा कि उसकी स्टीयरिंग तो एक तरफ, ड्राइवर एक तरफ, सीट एक तरफ, और पूरा खिलौना इधर उधर टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है। मतलब क्या जानना चाहता है बच्चा, उस खिलौने को तोड़ फोड़ करके जानना चाहता है कि आखिर ये वस्तु क्या है, क्यों है और कैसे है।
कहने का मतलब बालक इस अवस्था में संवेदनाओं के माध्यम से, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता रहता है, सीखता रहता है। दूसरी विशेषता आती है इस अवस्था की, क्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित करना। क्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित करने लग जाता है बालक। कौन सी अवस्था में? इंद्रियगामक अवस्था में। क्रिया व परिणाम में कैसे? कार्य और परिणाम में, क्रिया मीन्स कार्य और परिणाम में संबंध स्थापित करना सीख जाता है बालक इस अवस्था में। कैसे? जैसे मान लीजिए बालक खेल रहा है, खेलते खेलते बालक की नजर पड़ती है एक कांच के गिलास पर। किसी पड़ती है नजर? कांच के गिलास से बालक की नजर पड़ती है। बालक कांच के गिलास को उठा करके उससे खेलने लग जाता है। ठीक है, उसको इधर से देखता है, उधर से देखता है और उसको फिर फेंक देता है। और जैसे ही बालक उस कांच गिलास को फेंकता है तो कांच का गिलास बिल्कुल बिखर करके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब जैसे ही कांच का गिलास टूटता है, बिखर जाता है, तो बालक जान जाता है कि मेरे से क्रिया क्या होगी? बिल्कुल गलत क्रिया होगी है। अब इसका जो परिणाम आने वाला है क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, मेरे को डांटेंगे। तो बालक उस परिस्थिति से अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? या तो रोने लग जाएगा या फिर वहां से कहीं और जाकर के दूसरी जगह जाकर के खेलना शुरू कर देगा। यानी वो अपने आप को इस तरह से एक्सपोज करेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कहने का मतलब बालक उसके कार्य और उसके परिणाम में क्या कर लेता है? संबंध स्थापित करना सीख जाता है। कौन सी अवस्था में? संवेदीगामक अवस्था में। नेक्स्ट विशेषता इसकी व्यावहारिक बुद्धि का अभाव। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बालक में नहीं पाई जाती है, व्यवहारिक बुद्धि बालक में नहीं पाई जाती, क्योंकि बालक बात बात पर जिद करता रहता है। बालक बात बात पर जिद क्यों करता है? क्योंकि उसमें व्यवहारिक बुद्धि नहीं पाई जाती। तो व्यवहारिक बुद्धि का अभाव पाया जाता है कौन सी अवस्था में? इंद्रिय पेशी अवस्था में। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इस अवस्था की है वस्तु स्थायित्व का अभाव। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? इस अवस्था में बालक में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब है कि बालक ये समझता है कि जब तक उसके सामने कोई वस्तु है तब तक उसके लिए वो वस्तु मतलब इस दुनिया में है। लेकिन जैसे ही आप उसके सामने से उस वस्तु को उठा लोगे, जैसे ही बालक के सामने से उस वस्तु को आप उठाओगे तो बिल्कुल वो वस्तु उसके लिए बिल्कुल ऐसा है कि वो है ही नहीं इस दुनिया में वो वस्तु, जबकि वस्तु तो वहीं पर है, वस्तु तो वहीं पर है, लेकिन बालक क्या समझता है? वो वस्तु अब नहीं है। कहने का मतलब वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है कौन सी अवस्था में? 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। इसको कहते हैं आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल। जैसे मान लीजिए बालक की आंख के सामने जब तक कोई वस्तु, बालक के सामने जब तक कोई वस्तु है तब तक उसकी माइंड में वो चीज है। जैसे ही आप उसके सामने से उस चीज को उठा लोगे तो माइंड में से क्या हो जाएगी? विस्मृत हो जाएगी, बालक भूल जाएगा, जिसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व अभाव। जैसे मान लीजिए कोई बालक आप ही कोई इंपॉर्टेंट चीज उठा लेता है, आपका मोबाइल ले लेता है, स्मार्ट वॉच ले लेता है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज ले लेता है। अब आपको लगता है कि इसने ये चीज तो ले ली लेकिन इसमें नुकसान पहुंचा सकता है। बालक तो बालक होता है, बालक क्या करेगा? या तो वस्तु को मुंह में रखेगा या फिर फेंकेगा, तोड़ेगा। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज बालक आपकी ले लेता है तो आप क्या करते हो? नुकसान से बचने के लिए बालक से वस्तु लेकर के बोलते हो बेटा देखो उसको तो चिड़िया ले गई। क्या बोलते हो आप? कि बेटा देखो उसको तो चिड़िया ले गई। अब बच्चा क्या कर लेता है? मान लेता है उस चीज को। क्या मान लेता है? कि हाँ बिल्कुल उस वस्तु को क्या ले गई? चिड़िया ले गई, जबकि वस्तु वहीं पर है, वस्तु वहीं पर है आपके पास में, लेकिन बच्चा मान लेता है कि अब वो वस्तु वहां पर नहीं है। यानी वस्तु तो वहीं पर है लेकिन बालक इस बात से अनभिज्ञ होता है कि वस्तु वहां पर है। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का अभाव। लेकिन आप ज्यादा समय तक बालक को इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जैसे ही इस अवस्था के लास्ट में, इस अवस्था के अंत में अगर हम बात करें लगभग 18 माह से 24 माह की आयु की, तो वस्तु स्थायित्व का गुण का डेवलपमेंट बालक के अंतर्गत होने लग जाता है। यानी 18 माह से 24 माह की आयु के बीच में जब बालक पहुंचता है और तब बालक आपकी कोई वस्तु उठा लेता है और आप उसको छीन करके बोलते हो बेटा देखो उसको चिड़िया लेगी, तो बालक उस बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो बालक आपके पास में आएगा,
आपके हाथों को खोलेगा और चेक करे कहीं आपने अपने हाथों में तो नहीं छुपा रखा है। आपके पीछे जाएगा, पीछे जाके चेक करे कहीं आपने पीछे तो नहीं छुपा रखा है। तकिए के नीचे उठा कर देगा कहीं आपने उसके नीचे तो नहीं रख दिया। कहने का मतलब है उस वस्तु को खोजने का प्रयास वो करता है। यानी बालक में अब वस्तु स्थायित्व का बोध जागृत होने लग जाता है। कौन सी अवस्था में? 18 से 24 माह की अवस्था में। यानी कहने का मतलब है कि इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है और इस अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व का बोध बालक में जागृत हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता इस अवस्था की सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं हम। यानी इस अवस्था में बालक कौन सी क्रियाएं करता है? सहज क्रियाएं करता है। सहज क्रियाएं कौन सी होती है? रोना, हंसना, ठीक है, चूसना, काटना, निगलना। तो जितने भी ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है बालक इस अवस्था के अंतर्गत करता है। तो ये 5 विशेषता इस अवस्था की होगी। कितनी विशेषता होगी? 5 विशेषताएं इस अवस्था की होगी। नंबर 1 पर आती है संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान को ग्रहण करता रहता है। बालक सीखता रहता है, अधिगम करता है किनके माध्यम से? अपनी संवेदनाओं के माध्यम से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। नंबर 2 पर आती है क्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित करना सीख जाता है बालक इस अवस्था में। व्यावहारिक बुद्धि का अभाव पाया जाता है बालक में, बात बात पर जिद करता रहता है। वस्तु स्थायित्व का अभाव, इस अवस्था के प्रारंभ में बालक में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है और इस अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व के गुण का डेवलपमेंट बालक में हो जाता है। इसके अलावा बालक सहज क्रिया करता है, रोना, हंसना, चूसना, काटना। तो ये कुछ मुख्य विशेषता इस अवस्था की है। कौन सी अवस्था की? संवेदीगामक अवस्था की, इंद्रिय पेशी अवस्था की है। नंबर 2 पर हम देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 2 पर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इस अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। कितनी होती है इसकी? 2 से 7 वर्ष की अवधि होती है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोलेंगे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया इन्होंने। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और दूसरी है अंतः प्रज्ञात्मक अवधि। अंतः प्रज्ञात्मक अवधि ये होती है 2 से 4 वर्ष और ये होती है 4 से 7 वर्ष। 2 से 4 वर्ष की अवधि होती है और 4 से 7 वर्ष की अवधि होती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में डिवाइड किया, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतः प्रज्ञात्मक अवधि। 2 भागों में डिवाइड किया है। अब एक बार हम जो 2 से 7 वर्ष की कंप्लीटली जो विशेषता है उनको हम देखेंगे। तो नंबर 1 पर आती है इसमें मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास।
अभी हम इन दोनों अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंत प्रज्ञात्मक अवधि को हम अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों अवस्थाओं को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले कंप्लीटली में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो विशेषताएं पाई जाती है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत कंप्लीटली उन सभी विशेषताओं के बारे में हम देख रहे हैं। तो नंबर 1 पर विशेषता आती है इसकी मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है इस अवस्था के अंतर्गत। 2 से 7 वर्ष में बालक की मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है। नंबर 2 पर आता है खेल व अनुकरण की आयु। खेल व अनुकरण की आयु। खेल व अनुकरण की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। बालक विभिन्न प्रकार के खेल खेलना शुरू कर देता है। अनुकरण सर्वाधिक इस अवस्था में बालक करता है, जैसे माता पिता करते हैं घर में, परिवार में जैसे बड़े लोग करते हैं, ठीक वैसे ही बालक उसी तरह का आचरण, उसी तरह का अनुकरण उनको देख करके उनकी नकल बालक करने लग जाता है। जैसे माता पिता बोलते हैं, जैसे घर में बड़े बोलते हैं, ठीक उन्हीं की नकल करके बालक वैसा बोलने का प्रयास करता है। जैसे मम्मी किचन में खाना बना रही है तो बालक भी क्या करेगा, खाना बनाने का प्रयास करेगा। बालक अगर स्कूल जाता है, ठीक है, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो जब बालक स्कूल जाता है तो जिस प्रकार से शिक्षक जिस प्रकार से पढ़ाता है, जिस प्रकार से बोलता है, जिस प्रकार से वो एक्टिविटी करता है, ठीक घर पर आकर के बालक भी उसी तरह की एक्टिविटी करता है। यानी टीचर जिस प्रकार से करता है ठीक उसी प्रकार से उसकी नकल वो वहां पर आकर के करता है घर पर। नेक्स्ट आता है सूचकता का विकास। सूचकता का विकास। सूचकता का विकास से मतलब बालक चिन्ह और संकेतों को समझने लग जाता है। किसको? संकेत और चिन्हों को। संकेत व चिन्ह की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको बालक यहां पर समझने लग जाता है, जिसको बोलते हैं सूचकता का विकास। एक और विशेषता इसमें आती है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से क्या मतलब है? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से मतलब है कि बालक वस्तु के एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसके दूसरे पक्ष पर वो ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि बालक में चिंतन का अभाव होता है। तो वस्तु के एक ही पक्ष पे बालक ध्यान केंद्रित कर पाता है। अब इसमें पियाजे ने कुछ प्रयोग किए, 9 गोलियों वाला। कितने गोलियों वाला? 9 गोलियों वाला प्रयोग किया है। एक तो इस प्रकार से 9 गोलियां बालक के सामने रख दी, ठीक है, और 9 गोलियां इधर इस तरह से रख दी पियाजे ने। और बालक से पूछा कि आपको इनमें से कौन सी गोली ज्यादा लग रही है, कौन सी गोलियां ज्यादा दिखाई दे रही है? तो बालक को आंसर देता है कि मुझे ये गोलियां ज्यादा दिखाई दे रही है। कहने का मतलब है कि बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, वस्तु केवल एक ही पक्ष पर वो ध्यान केंद्रित कर पाता है, जबकि गोलियां तो बराबर है दोनों में। 9 गोलियां यहां पर है, 9 गोलियां यहां पर है, 9 गोलियां यहां पर है, 9 गोलियां यहां पर है। लेकिन पियाजे ने क्या किया, यहां पर उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया और यहां पर इनको अलग अलग फैला करके रख दिया। तो बालक से पूछता है कि इनमें से आपको कौन सी गोलियां ज्यादा दिखाई दे रही है? तो बालक आंसर देता है कि ये गोलियां ज्यादा है। कहने का मतलब है कि बालक सहज चिंतन करता है इस अवस्था में। कौन सा चिंतन? सहज चिंतन वो करता है, क्योंकि बालक में चिंतन का अभाव होता है। जैसा वो देखता है, जैसा वो देखता है वैसा ही वो बोलता है। इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अतार्किक चिंतन का मतलब तार्किकता का अभाव होता है उस चिंतन में, तार्किकता नहीं पाई जाती है। बालक जैसा देखेगा वैसा बोल देगा। जैसे मान लीजिए आप 2 गिलास बालक के सामने रखते हैं, एक गिलास तो ये, ठीक है, और एक गिलास इस तरह का, दोनों में समान क्वांटिटी में जूस भरा हुआ है, ठीक है, दोनों में समान क्वांटिटी में जूस भरा हुआ है। अब आप बालक से पूछते हैं कि बेटा इन दोनों में से कौन से गिलास में जूस ज्यादा है? बालक कहेगा कि इस गिलास में जूस ज्यादा है, जबकि क्वांटिटी दोनों में सेम है। ये गिलास लंबा है लेकिन ये गिलास सकड़ा है। क्या है? लंबा है लेकिन क्या है? सकड़ा है। ये गिलास छोटा है लेकिन चौड़ा है। साइज में क्या है? ये चौड़ा है। जब आप बालक से पूछते हैं बेटा दोनों गिलासों में से कौन सी गिलास में जूस ज्यादा है, बालक कहेगा इस गिलास में जूस ज्यादा है। कहने का मतलब बालक जैसा देखेगा ना वैसा बोल देगा। वो चिंतन नहीं करता यहाँ पर कि ये गिलास लंबा है लेकिन सकड़ा है, ये गिलास
छोटा है लेकिन चौड़ा है, बाकी क्वांटिटी दोनों में सेम है। इस प्रकार का चिंतन बालक नहीं कर पाता है, जिसको बोलते हैं अतार्किक चिंतन। जैसा देखता है बालक वैसा ही बोल देता है, यानी अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इस अवस्था को बोला जाता है। जैसा बालक देखता है वैसा ही बालक बोल देता है। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में। बालक वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। एक होता है विकेंद्रीकरण, यानी अलग अलग पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहां पर बालक में पाई जाती है। तो ये तो कंप्लीटली एक 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो बालक में विशेषता पाई जाती है वो हो गई। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास इस अवस्था में होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है इस अवस्था में। दूसरा, खेल व अनुकरण की आयु होती है। बालक विभिन्न प्रकार के खेल खेलता रहता है, अनुकरण करता है, सर्वाधिक अनुकरण करता है इस अवस्था में। जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही बालक करता है। जिस प्रकार की वो ड्रेस पहनते हैं बालक भी वैसे ही ड्रेस पहनने की कोशिश करता है। जिस प्रकार वो बोलते हैं वैसे उनकी नकल करके वैसे ही बोलता है। स्कूल में शिक्षक जिस प्रकार से बोलता है, जिस प्रकार से बातें करता है, जिस प्रकार से पढ़ाता है, ठीक घर पर आकर के उसी की नकल वहां पर वो करता है। तो तरह तरह के मतलब स्वांग रचता है, खेल खेलता है, नाटक करता है, अनुकरण करता है। इसलिए इस अवस्था को बोला जाता है खेल व अनुकरण की आयु। सूचकता का विकास इस अवस्था में हो जाता है, यानी बालक संकेत और चिन्हों को समझने लग जाता है। संकेत और चिन्हों को समझने लग जाता है, इसको बोलते हैं सूचकता। तो सूचकता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। बालक वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसके दूसरे पक्ष पर वो ध्यान नहीं दे पाता है। पियाजे ने 9 गोली वाला यहाँ पर प्रयोग किया था। 9 गोली यहाँ पर इकट्ठी करके एक जगह रख दी और 9 गोलियां इधर अलग अलग फैला करके रख देता है। बालक से पूछता है कि बेटा दोनों में से कौन सी गोली ज्यादा है, तो बालक बताता है कि ये गोलियां ज्यादा है। कहने का मतलब बालक मतलब यहाँ पर चिंतन नहीं करता है, जैसा देखता है वैसा वो बोल देता है। वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाता है, इसको बोला इसने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। तो ये तो एक बेसिकली 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो विशेषता होगी वो यहाँ पर हमने देखी है। अब कंप्लीटली एक एक करके दोनों प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंत प्रज्ञात्मक अवधि में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो भागों में डिवाइड किया, नंबर 1 पर आती है। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। दो से 4 वर्ष की अवधि होती है, इंग्लिश में बोलते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। अब कंप्लीटली हम इनको अलग अलग इन अवस्थाओं की जो विशेषता उनको हम जानेंगे। तो नंबर 1 पर इसकी अवस्थाओं की विशेषताओं में आता है, नंबर 1 पर आता है अहम केंद्रित भाव। अहम केंद्रित भाव, अहम केंद्रितता पाई जाती है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इगोसेंट्रिज्म। क्या बोलते हैं? इगोसेंट्रिज्म। क्या बोलते हैं? इगोसेंट्रिज्म पाया जाता है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में, अहम केंद्रित भाव बालक में पाया जाता है। अहम केंद्रित भाव क्या होता है? अपने ही दृष्टिकोण को बालक सही मानता है, यानी मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या देख रहे हो, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उसको वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। लेकिन मैं जो सोच रहा हूं, बालक जो सोच रहा है, बालक जो सोच रहा है, बालक जो देख रहा है, वो उसका जो दृष्टिकोण है वो एकदम सही है, वो एकदम बेस्ट है। उसको कहा है पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म, यानी ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है बालक में। इस अवस्था के अंतर्गत बालक अपने ही विचारों को, अपने ही दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है इस अवस्था के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए बालक चल रहा है, पैदल पैदल जा रहा है, अब उसकी नजर पड़ती है आसमान में। आसमान में जो बादल है उसके ऊपर उसकी नजर पड़ती है। बच्चा सोचता है कि बादल तो मेरे साथ साथ चल रहा है, बादल मेरे साथ साथ चल रहा है, बच्चा रुक जाएगा। तो देखता है बादल भी रुक गया। अब बच्चा वापस चलने लग जाता है तो बादल भी चलने लग जाता है। अब बच्चा दौड़ने लगता है तो उसको यूं लगता है कि बादल भी उसके साथ साथ दौड़ रहा है। तो बच्चा कहता है देखो बादल तो मेरे साथ साथ दौड़ रहा है। अब आप बच्चे से कहोगे ना कि नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कि बादल तो एक ही जगह पर है,
बादल तो एक ही जगह पर है, तो आप चल रहे हो दौड़ रहे हो तो आपको यूं लग रहा है कि बादल भी आपके साथ साथ दौड़ रहा है। तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं, बादल देखो मेरे साथ दौड़ रहा है, अभी मैं चलूंगा तो बादल चलने लग जाएगा, मैं रुकूंगा तो बादल भी रुक जाएगा, और जब मैं दौड़ूंगा तो ये वापस मेरे साथ में दौड़ने लग जाएगा, ये बादल तो मेरा पीछा कर रहा है। यानी बच्चा अपने ही दृष्टिकोण को सबसे बेस्ट मानता है कि मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। आप जो देख रहे हो, जो कह रहे हो, वो बिल्कुल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बालक अपने ही दृष्टिकोण को सही मानता है, जिसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। जैसे बालक कहे कि ये चंद्रमा तो मेरा पीछा कर रहा है, सूरज तो मेरा पीछा कर रहा है, बादल मेरा पीछा कर रहा है, तो कौन सी भावना होगी ये? ईगोसेंट्रिज्म भावना। कौन सी भाव हो गया ये? ईगोसेंट्रिज्म भाव हो गया, जिसको पियाजे ने अहम केंद्रवाद कहा है। अहम केंद्रवाद, यहां से क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होना चाहिए। अहम केंद्रित भाव कौन सा होता है? बालक अपने ही दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है, बालक अपने ही दृष्टिकोण को, अपने विचारों को सही मानता है, अपने विचारों को बेस्ट मानता है, जिसको कहा इसने अहम केंद्रित भावना। नंबर 2 पर आता है इसमें जीववाद। जीववाद बोल दो या बोल दो सजीववाद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनिमिज्म। जीववाद क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं में सजीव चित्रण, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन को क्या कहा गया है? जीववाद कहा गया है, एनिमिज्म कहा गया है। जैसे मान लीजिए बालक घर में इधर से उधर दौड़ रहा है, कभी उस रूम में जा रहा है, कभी उस रूम में जा रहा है, कभी हॉल में आ रहा है, कभी उधर भग रहा है, कभी इधर भग रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है बालक। अब क्या होता है? बालक टेबल से ठोकर खा करके गिर जाता है और रोने लग जाता है। किचन में से मम्मी दौड़ती हुई आती है, किचन में से मम्मी दौड़ती हुई आती है, बच्चे से पूछती है बेटा क्या हुआ, किसने मारा है? तो बच्चा टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है मम्मा मेरे को इसने मारा है। अच्छा इसने मारा है? तो मम्मा क्या करेगी? उसके 2-3-4 लगा देगी। अब जैसे ही मम्मा उसके मारेगी तो बच्चा क्या हो जाएगा? बिल्कुल चुप हो जाएगा। तो बालक ने क्या सोचा कि मतलब क्या किया? सजीव निर्जीव वस्तु में क्या किया उसने? सजीव चिंतन किया। उस टेबल को क्या मान लिया उसने? सजीव मान लिया। बालक का यह कहना कि आज तो सूरज बड़ा उदास लग रहा है, कौन सा चित्रण हो गया? कौन चिंतन हो गया? सजीव चिंतन। कौन सी वस्तु में? निर्जीव वस्तु में। बालक का ये कहना आज तो चंद्रमा बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, आज तो आसमान में तारे गुस्से में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये पौधा तो मेरे साथ साथ बड़ा हो रहा है। यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन क्या कहा जाता है? जीववाद का है। इसके अलावा इसी अवस्था में एक और विशेषता पाई जाती है, वो है कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या होता है? कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या होता है कलेक्टिव मोनोलॉग? कई बार आपने देखा होगा बालक अकेले में बैठा रहता है, जब बालक अकेले में बैठा है तो अपने आप से बातें करता रहता है कि आज अभी मैं नहाऊंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे खेलूंगा, वैसे करूंगा, आज तो मेरे पापा मेरे लिए खिलौने लेकर के आ रहे हैं, उस खिलौने से मैं ऐसे ऐसे करके खेलूंगा। तो मतलब बालक अपने ही आप से बातें करता रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, अपने आप से बातें करता रहेगा, ढेर सारी बातें करेगा अपने आप से, जिसको पियाजे ने संज्ञा दी है किसकी? कलेक्टिव मोनोलॉग की संज्ञा दी है। जब बालक अपने आप से जो बातें करता है उसको पियाजे ने कहा है कि बालक में कलेक्टिव मोनोलॉग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कलेक्टिव मोनोलॉग इसको कहा है पियाजे ने। तो 3 विशेषताएं इसके अंतर्गत आती है। नंबर 1 पर अहम केंद्रित भाव पाया जाता है बालक में, ईगोसेंट्रिज्म होता है बालक। क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है, बालक अपने दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। पियाजे ने इसके अंतर्गत 3 पर्वत परीक्षण किया है। अहम केंद्रित जो भाव है इसके अंतर्गत पियाजे ने परीक्षण किया है किस पर? 3 पर्वतों वाला। 3 पर्वत परीक्षण किए, बालक को 3 पर्वत दिखाए। कितने पर्वत दिखाए बालक को? 3 पर्वत पियाजे ने दिखाए। और पर्वतों की जो सिचुएशन थी कुछ ऐसी थी कि एक तरफ से देखने पर बालक को 1 पर्वत दिखाई देगा, दूसरी तरफ से देखने पर बालक को 2 पर्वत दिखाई देंगे, और सामने से देखने पर 3 पर्वत दिखाई देंगे। तो पर्वत कुछ इस तरह से थे वो। तीनों पर्वत बालक को पियाजे ने दिखाया। सबसे पहले सामने से दिखाए, तो सामने से देखने पर 3 पर्वत दिखाई देते हैं। कितने पर्वत दिखाई दिए? सामने से 3 पर्वत दिखाई दिए। जब बालक को इधर से दिखाया तो बालक को कितने पर्वत दिखाई दिए? 1 पर्वत दिखाई दिया। और इधर से दिखाने पर बालक को कितने पर्वत दिखाई दिए? 2 पर्वत दिखाई दिए। बालक को पहले सामने से दिखाया पियाजे ने, बालक से पूछा कि बेटा कितने पर्वत है? बालक ने आंसर दिया 3 पर्वत। इधर से जब बालक को दिखाया तो पियाजे ने पूछा कि बेटा इसमें कितने पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चा कहता है कि यहाँ से मेरे को 1 पर्वत दिखाई दे रहा है। तो पियाजी कहता है कि नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर तो 3 पर्वत है, आपने जब सामने से देखा तो 3 पर्वत है, तो इन्हीं पर्वतों को तो आप इधर से देख रहे हो। तो बालक कहता है नहीं नहीं मेरे को तो 1 ही पर्वत दिखाई दे रहा है। तो 1 ही पर्वत है यहाँ पर। कितने पर्वत है? 1 ही पर्वत है। जब पियाजे इधर से दिखाता है तो बालक को 2 पर्वत दिखाई देते हैं, ये और ये 2 पर्वत दिखाई देते हैं। बालक
बोलता है कि मेरे को यहाँ से 2 पर्वत दिखाई दे रहे हैं, 2 पर्वत दिख रहे हैं मेरे को। पियाजी कहता नहीं बेटा ये भी 3 पर्वत है, आप जब सामने देख रहे हो 3 पर्वत दिखाई दे रहे हैं, 3 पर्वत ही तो यहाँ पर देखो, 1 पर्वत इसके बीच में है। तो बालक कह रहा है नहीं नहीं मेरे को तो 2 ही पर्वत दिखाई दे रहे हैं, 2 ही पर्वत है यहाँ पर। कहने का मतलब बालक अपने ही विचारों को, अपने ही दृष्टिकोण को सही मानता है और अपने ही दृष्टिकोण से मानता है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कह रहे हो, उसका बालक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं देता है, महत्वपूर्ण नहीं मानता है, लेकिन अपने ही दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। इसको इसने कहा है ईगोसेंट्रिज्म भाव। नंबर 2 पर आता है जीववाद या सजीववाद, एनिमिज्म, यानी निर्जीव वस्तुओं में सजीव चित्रण बालक जब करता है तो उसको कहा है इसने जीववाद। कलेक्टिव मोनोलॉग, बालक अपने आप से बातें करता रहता है, खुद से बात करता है, हंसता है, खेलता है, अपने आप से बहुत सारी ढेरों बातें करता है, इसको पियाजे ने कहा है कलेक्टिव मोनोलॉग। तो 3 विशेषता इस अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आती है दूसरी अवधि आती है, पहली होगी हमारी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और दूसरी अवधि आती है इसमें अंतः प्रज्ञात्मक अवधि। और इसका काल होता है 4 से 7 वर्ष। 4 से 7 वर्ष की अवधि होती है और इसमें इस अवस्था के अंतर्गत बालक साधारण मानसिक प्रक्रियाएं सीख जाता है, जैसे जोड़ना, साधारण मानसिक क्रियाएं, साधारण मानसिक क्रियाएं बालक इस अवस्था में करने लग जाता है, जैसे मान लीजिए जोड़ना, घटाना, जोड़ना घटाना, ठीक है, गुणा करना, भाग करना। जो सामान्य जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है बालक इनको सीख जाता है, लेकिन इनके नियमों को बालक नहीं जानता कि ये कैसे और क्यों हो रहे हैं। तो इनके नियमों को नहीं जानता, लेकिन जो सामान्य जो मानसिक प्रक्रिया होती है बालक इन सभी को सीख जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा इस अवस्था के अंतर्गत बालक में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनुत्क्रमणशीलता। अनुत्क्रमणशीलता इसको बोलते हैं इर्रिवर्सिबिलिटी। इर्रिवर्सिबिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में अनुत्क्रमणशीलता। उत्क्रमणशीलता नहीं, अनुत्क्रमणशीलता, यानी बालक उलट पलट नहीं सकता है। बालक उलट पलट नहीं सकता। यहां पर जब आप बालक से पूछोगे ना, जब जैसे मान लीजिए बालक को 2 की टेबल आ गई है, 2 की टेबल बोलना बालक को आ गई, तो बालक से जब आप पूछोगे कि 2 4 जा कितना होता है, तो बालक कह देगा कि 8। 2 4 जा कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन आप बालक से पूछोगे 4 2 जा कितना होता है, तो बालक इस सवाल का आंसर आपको नहीं दे पाएगा, यानी बालक रिवर्स नहीं कर पाता है, बालक रिवर्स नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अपलटावी का दोष। क्या बोलते हैं? अपलटावी। अपलटावी अवस्था इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपलटावी अवस्था। यानी विपरीतता का दोष बालक में पाया जाता है। किसका दोष पाया जाता है? विपरीतता का दोष बालक में पाया जाता है, पलटावी का दोष बालक में पाया जाता है। इसलिए इसको अपलटावी अवस्था भी कहते हैं, यानी बालक उलट पुलट नहीं सकता है। बालक से आप पूछोगे 2 4 जा कितना होता है, बालक कह देगा 8। लेकिन आप पूछोगे बालक से 4 2 जा कितना होता है, तो बालक उसका आंसर आपको नहीं दे पाएगा। यानी कहने का मतलब है बालक में अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है, उत्क्रमणशीलता का अभाव पाया जाता है। किसका? उत्क्रमणशीलता का अभाव बालक में पाया जाता है, रिवर्सिबिलिटी का अभाव बालक में पाया जाता है, विपरीतता का अभाव बालक में पाया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं अपलटावी अवस्था, इसको बोलते हैं। तो पहली इसमें पढ़ी थी हमने प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष, जिसमें अहम केंद्रितता पाई जाती है बालक में, ठीक है। जीववाद बालक में पाया जाता है, कलेक्टिव मोनोलॉग बालक में पाया जाता है। सेकंड वाली अवस्था अंतः प्रज्ञात्मक अवधि, जिसमें बालक साधारण मानसिक क्रियाओं को करना सीख जाता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जितनी भी सामान्य जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, साधारण मानसिक प्रक्रियाएं हैं, वो इस अवस्था में बालक करने लग जाता है। इसके अलावा अनुत्क्रमणशीलता बालक में पाई जाती है, यानी रिवर्स नहीं कर पाता बालक, पलट नहीं सकता, उलट पलट नहीं सकता। आप बालक से पूछोगे 2 4 जा कितने होते हैं, 2 की टेबल यदि बालक को आ गई है और आपने क्वेश्चन किया बालक से 2 4 जा कितने होते हैं, तो बालक कहेगा 8 होते हैं, 8 होते हैं। आप बालक से पूछोगे 4 2 जा कितने होते हैं, बालक आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बालक रिवर्स नहीं कर पाता है, पलट नहीं पाता है बालक। इसलिए इसको अपलटावी अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट अवस्था आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तीसरी अवस्था हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष, यानी लगभग बाल्य अवस्था आ जाती है। यहाँ पर बाल्यकाल शुरू हो जाता है बालक का 7 से 11 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष इसकी अवधि होती है। अब देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी जो पिछली अवस्था की जो कमियां थी वो कमियां सारी इस अवस्था में दूर हो जाती है। यहां पर बालक में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास बालक का हो जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। पिछली अवस्था में हमने देखा था कि बालक में विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है, बालक में केंद्रीकरण की अवस्था प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी वस्तु के एक ही पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर पाता है बालक। लेकिन यहाँ पर बालक में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है और बालक वस्तु के दूसरे जो पक्ष है उन पर भी बालक ध्यान केंद्रित कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप जब बालक के सामने 2 गिलास लोगे ना, आप 2 गिलास बालक के सामने रखोगे और दोनों गिलास में समान क्वांटिटी में, समान मात्रा में क्या है? जूस भरा हुआ है। अब जब आप बालक से पूछोगे बेटा कौन से गिलास में जूस ज्यादा है, तो बालक देखेगा, चिंतन करेगा कि अच्छा ये गिलास लंबा है लेकिन ये गिलास सकड़ा है, ये गिलास छोटा है लेकिन चौड़ा भी तो ये गिलास, लेकिन क्वांटिटी दोनों में सेम है। और बालक आपको रिप्लाई करेगा कि दोनों ही गिलास में समान मात्रा में जूस है। यानी बालक में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या होगी? विकसित होगी। बालक अब वस्तु के अन्य पक्षों पर भी ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक में मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। बालक मूर्त चिंतन करने लग जाता है। मूर्त चिंतन कौन सा होता है? जो वस्तु आपके सामने प्रत्यक्ष में है, जो वस्तु आपके सामने है, मूर्त रूप में है, उन वस्तुओं के संबंध में बालक क्या करने लग जाता है? चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे मान लीजिए 2 गिलास बालक के सामने हैं, आपने पूछा कि कौन सी गिलास में जूस ज्यादा है, तो बालक चिंतन करेगा, देखेगा कि ये गिलास लंबा है लेकिन सकड़ा है, ये गिलास छोटा है लेकिन चौड़ा है, बाकी दोनों में क्वांटिटी सेम है, दोनों में क्वांटिटी बराबर है, बराबर मात्रा में जूस है। तो बालक क्या कर रहा है? जो वस्तु सामने है उसके संबंध में क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। यानी चिंतन का प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। क्या हो जाता है? चिंतन का प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। लेकिन चिंतन कौन सा करेगा? जो वस्तु सामने होगी उसी वस्तु के संबंध में चिंतन कर पाएगा। अमूर्त चिंतन नहीं होता यहाँ पर। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो वस्तु सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसके संबंध में चिंतन कर रहा होता है बालक। अमूर्त चिंतन नहीं होता है। बालक यहाँ पर कौन सा चिंतन करता है? मूर्त चिंतन करता है। इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में उत्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता पाई जाती है इस अवस्था में। पिछली अवस्था में हमने पढ़ा था उत्क्रमणशीलता का अभाव बालक में पाया जाता है। उत्क्रमणशीलता नहीं पाई जाती है, उत्क्रमणशीलता का अभाव होता है बालक में इस अवस्था में। लेकिन यहाँ पर उत्क्रमणशीलता यानी रिवर्सिबिलिटी बालक में पाई जाती है, यानी बच्चा उलट पलट सकता है। ठीक है, समानता असमानता, ठीक है, दो वस्तुओं में अंतर करना, तो वो सब बालक इस अवस्था में कर सकता है। इसको बोलते हैं उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी। यानी अब बालक से आप पूछोगे ना कि 4 2 जा कितने होते, बालक आंसर देगा आपको कि 4 2 जा कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी बालक के उलट पलट सकता है। इसे इसको क्या बोला गया है? पलटावी अवस्था। क्या बोला गया इसको? पलटावी अवस्था। पलटावी अवस्था भी इसको कहा गया, यानी बालक उलट पुलट सकता है यहां पर। इसके अलावा इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय, कौन कौन से? संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, इन तीनों का विकास हो जाता है। संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, इन तीनों संप्रत्ययों का विकास हो जाता है कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन। संरक्षण होता है
कि वस्तु के आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई आदि का ज्ञान। संरक्षण क्या होता है? वस्तु के आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई आदि का ज्ञान, ये होता है संरक्षण की योग्यता। यानी कि बालक को ये विकास हो जाना, ये जानना कि किसी वस्तु के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होने पर भी उसके आंतरिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये होता है संरक्षण का ज्ञान। संबंध यानी दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करना। वर्गीकरण मतलब वस्तुओं को उसके गुणों के आधार पर उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करना। तो संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण की भावना का विकास बालक में हो जाता है। इसके अलावा दो वस्तुओं में अंतर करना, दो वस्तुओं में अंतर करना, तुलना करना, गुण व दोषों पर चर्चा करना, ये सब भी बालक में डेवलप हो जाते हैं। तो यानी पहली विशेषता कौन सी? विकेंद्रीकरणीय प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। कौन सी? विकेंद्रीकरणीय प्रवृत्ति, यानी बालक वस्तु के अन्य पक्षों पर ध्यान देने लग जाता है। पिछली अवस्था में बालक में विकेंद्रीकरण का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर विकेंद्रीकरणीय प्रवृत्ति पाई जाती है। मूर्त चिंतन करने लग जाता है बालक, जो वस्तु उसके सामने होती है उसके संबंध में बालक चिंतन कर पाता है, यानी चिंतन की शुरुआत हो जाती है इस अवस्था में। लेकिन चिंतन कौन सी वस्तु के संबंध में? सिर्फ मूर्त वस्तु के संबंध में। तो मूर्त चिंतन यहाँ पर बालक करता है। कौन सा चिंतन? मूर्त चिंतन, यानी जो प्रत्यक्ष वस्तु उसके सामने है, जो वस्तु उसके सामने है प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में जो वस्तु उसके सामने है, उसके संबंध में बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है बालक में, यानी चीजों को उलट पलट सकता है यहाँ पर बालक, इसलिए इसे पलटावी अवस्था भी कहा जाता है। संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण तीनों संप्रत्तियों का विकास बालक में हो जाता है। इसके अलावा बालक दो वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना, ये भी सीख जाता है। तो ये होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष इसकी अवधि होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को इंग्लिश में बोलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष लगभग किशोरावस्था, मतलब किशोरावस्था आ जाती है इस अवस्था के अंतर्गत। अब देखिए इस अवस्था की विशेषता अगर हम बात करें तो सभी समस्त मानसिक प्रक्रियाओं, सभी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक प्रक्रिया कौन कौन सी होगी हमारी? चिंतन है, तर्क है, कल्पना है, स्मरण है, वर्गीकरण है, समस्या समाधान है, आदि। यानी जितनी भी हमारी मानसिक शक्तियां हैं, मानसिक प्रक्रियाएं, उन सभी का विकास इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। इसके अलावा परिकल्पनात्मक निगमन तर्क, परिकल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमन तर्क ना क्या होती है? परिकल्पनात्मक निगमन तर्क होता है संभावनाओं से वास्तविकता की तरफ जाते हुए, क्या? संभावना से वास्तविकता की तरफ जाते हुए समस्या का समाधान करना कहलाता है परिकल्पनात्मक निगमन तर्क। तो परिकल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास इस अवस्था में हो जाता है। इसके अलावा संश्लेषण व विश्लेषण, संश्लेषण और विश्लेषण की योग्यता का विकास, संश्लेषण व विश्लेषण की योग्यता का विकास इस अवस्था में होता है। संश्लेषण क्या होता है? वस्तु को जोड़ना, विश्लेषण यानी अलग अलग भागों में डिवाइड करना।
इसके अलावा आगमनात्मक तर्क व निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। समाधान की योग्यता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। इसके अलावा अधिगम स्थानांतरण योग्यता का विकास। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? एक जगह पर सीखी हुई किसी चीज को दूसरी जगह प्रयुक्त करना, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण की योग्यता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो सभी प्रकार की मानसिक योग्यताएं, जितनी मानसिक योग्यताएं, हमारी मानसिक शक्तियां, तर्क है, चिंतन है, समस्या समाधान है, वर्गीकरण है, स्मरण है, चिंतन है, ठीक है, कल्पना है, तो सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमन तर्कना इंपॉर्टेंट है। परिकल्पनात्मक निगमन तर्क क्या होता है? संभावनाओं से वास्तविकता की तरफ जाते हुए समस्या का समाधान करना कहलाता है परिकल्पनात्मक निगमन तर्क। तो परिकल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास इस अवस्था में हो जाता है। संश्लेषण में विश्लेषण की योग्यता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। संश्लेषण यानी जोड़ना, विश्लेषण यानी अलग अलग भागों में डिवाइड करना। तो संश्लेषण में विश्लेषण की योग्यता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्कना का विकास इस अवस्था में हो जाता है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास इसमें हो जाता है। अधिगम स्थानांतरण की शक्ति का विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो दोस्तों ये होगी हमारी पियाजे की 4 अवस्थाएं जिनका अध्ययन हम आज क्लास में हमने किया है। तो दोस्तों जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए सिद्धांत के साथ में।